गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको विज्ञान शिक्षण क्षेत्र में पर्यटन अर्थात भ्रमण। भ्रमण से हम किस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम आपको प्रोजेक्ट मेथड को पूरा क्लियर बता चुके हैं, अर्थात पूरा क्लियर कर चुके हैं कि वो हमारे यथार्थ जीवन से संबंधित है। उसके अनुसार योजना बनाकर अगर कोई कार्य कर सकते हैं तो हमारी वो योजना कभी भी असफल नहीं होती है, अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं वो सफल होता है। उसमें फिर उसके परिभाषाएं बताई थी, उसके बाद उसके सोपान बताए थे। बालकों को आप समस्या क्रिएट कीजिए, समस्या क्रिएट करते हुए बालकों को उनका निराकरण करते हुए शिक्षक के रूप में, अर्थात शिक्षक उनका क्या होगा, मार्गदर्शक करते हुए बालकों को उस योजना के बारे में बतलाना, अर्थात बालकों को व्यक्तिगत में देकर बालकों को सामूहिक रूप में अर्थात समूह बनाते हुए उनको कार्य देना, कार्य देते हुए बालकों का फिर निरीक्षण करना, अवलोकन करना, बालक किस प्रकार से उस योजना को पूर्ण कर पाए। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत पढ़ा चुके। प्रोजेक्ट मेथड आपको एसएस के अध्ययन में भी पढ़ा था और साइंस के अंतर्गत भी पढ़ाया। इसमें प्रयोग के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सकता है, जिसमें कार्य में भी बताया इसमें पौधों का जन्म किस प्रकार से होते हैं, पौधे किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से क्या हानि होती है, हमारी जो रेडियो तरंग है, रेडियो का किस प्रकार से तकनीकी में सहायता है, टेलीविज़न, टेलीफोन, जो आज के जो उपकरण है उसमें विज्ञान का क्या क्या फायदा, वो सारी चीज़ें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या हमारी जो भी सारी है वो विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। उच्च प्राथमिक के जो बालक हैं, जो विद्यालय हैं, उन विद्यालय में बालकों को ये योजना विधि है, जो प्रोजेक्ट मेथड है, वो किस प्रकार से कार्य कर सकता है, बालक स्वयं करके सीखता है, उसकी उपयोगिता भी है, मनोवैज्ञानिक विकार भी है। आपको मैंने लास्ट में ये भी बताया था, जो विज्ञान शिक्षण है अर्थात जो प्रोजेक्ट मेथड है वो सीखने के किसके थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम है उस पर आधारित है। क्वेश्चन कभी आए, वर्तमान में आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो पूछा जाए कि ये प्रोजेक्ट मेथड है वो कौन सी शिक्षण पद्धति पर अर्थात कौन से साइंस पर वो आधारित है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा वो कौन से पर है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के सीखने पर आधारित है। आज हम आपको विज्ञान शिक्षण में पर्यटन अर्थात भ्रमण के बारे में बताएंगे। भ्रमण है क्या, भ्रमण के द्वारा हम बालकों को अध्ययन करा सकते हैं क्या, बालक भ्रमण के द्वारा से ही सारी चीज़ों को पता कर सकता है, कक्ष के अंतर्गत नहीं कर सकता। जी हाँ, देखने से जो बालक के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो केवल कक्ष के वातावरण सुने हुए से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे प्रसिद्ध हमारे वैज्ञानिक थे या प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, कौन, रूसो और पेस्टोलॉजी। कौन थे, रूसो और पेस्टोलॉजी, जो महान दार्शनिक हुए हैं, रूसो और पेस्टोलॉजी। ये जो दार्शनिक हुए इन्होंने भी माना है कि बालक का जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, भ्रमण के माध्यम से होना चाहिए। कक्ष का जो नीरस वातावरण है आप साइंस के रूप में बालक को पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये प्रयोग किए थे, उनके ये शल्य चिकित्सा हुई या वैसी चिकित्सा हुई या इन्होंने ये नई नई चीज़ों का खोज किया, बालक पढ़ लेगा, सुन लेगा। पर कक्षा का जो वातावरण कैसे हो जाएगा, नीरसतापूर्ण हो जाएगा, बालक सुनता रहेगा, गुरुजी बोलते जाएंगे, बालक के दिमाग में पता नहीं सुनता ऊपर वो प्रेजेंट है भी या नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी तो प्रेजेंट है, माइंड पता नहीं एब्सेंट हो। तो भ्रमण शिक्षण के विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत हम भ्रमण के द्वारा अर्थात पर्यटन के द्वारा बालक के शिक्षण को बहुत ही रुचिपूर्ण एवं आत्मविश्वास एवं उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसके अंतर्गत विज्ञान शिक्षण के माध्यम से प्रकृति की गोद में अर्थात प्रकृति का जो सुरम्य जो वातावरण है उस पर जाकर हम जो स्कूल की जो जर्नी हो जाती है, स्कूल के जो घूमने के लिए हम बालकों को ले जाते हैं, कहीं ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, वहाँ पर ले जा कर के बालकों को उनके द्वारा में प्रत्यक्ष अनुभव कराना और जो चीज़ें बालक देख रहे हैं उन चीज़ों के बारे में बताना।
इसकी स्थापना इस प्रकार से हुई, इसका ऐतिहासिक वर्णन ये है। जैसे ताजमहल को आप ले जाते हो, है तो बात तो किसकी है, ऐसे इसके अध्ययन को अगर कराएंगे तो उसके अंतर्गत हम कहते हैं कि वहाँ का जो सफ़ेद संगमरमर है वो काला क्यों नहीं पड़ता, उसके पास में यमुना नदी निकल रही है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? उन सारे तथ्यों को बालक जब जाएगा, ताजमहल का दर्शन करेगा, उसको देखेगा, तो बालक को पता चलेगा यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो चारों तरफ से जो हवाएं आती हैं, वो उसका जो बनाने का जो वेंटिलेशन है वो किस प्रकार से, उस समय के कारीगरों की क्या कैसी सोच थी, वो उन्होंने किस प्रकार से इस कार्य को किया। और आज के जो हमारे जो टेक्निकल योजना है, जो हम साइंस के रूप में बहुत मॉडल बना के करते हैं, उस समय की वैज्ञानिक जो पद्धति किस प्रकार की थी और इस समय की जो वैज्ञानिक पद्धति है वो किस प्रकार से है। इन सारी चीज़ों को बालक प्रत्यक्ष में देखेगा और सुनेगा। जो भी उनके साथ शिक्षक या शिक्षिकाएं जा रही है, उनके माध्यम से बालक को उसका अध्ययन कराना, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में देखना, सुनना, फिर भ्रमण के द्वारा अर्थात विज्ञान शिक्षण में उनका उपयोग बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। बालक की वास्तविक शिक्षा चार दीवारी में घिरे हुए अर्थात विद्यालय में केवल पुस्तकों के द्वारा नहीं दी जा सकती, वरन इसके लिए आवश्यक है प्रकृति की गोद में। जी हाँ, कब तक बालक नीरस वातावरण में, अर्थात कक्षा रोज का आना जाना, विद्यालय आए टाइम से, कब से 8 से 3 या फिर 10 से और 4, जो टाइम टेबल आए, हर क्लास लगा, बालक ने पढ़ा, किताब कॉपी खोली, नोटबुक तैयार की, फिर चलो, फिर आया, फिर बालक का रोज का ये रूटीन हो जाता। उस रूटीन से बालक क्या हो जाता है, ऊब जाता है। अगर जातक जातक को विद्यालय प्रशासन के तहत बालकों को घूमने की अर्थात क्षेत्र भ्रमण की ऐतिहासिक और ऐसे नहीं चाहे जाओ उनको ले जाए और बता दे, जो प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, उन्हीं स्थलों को, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर बालक को ले जाए और प्रकृति का जो श्रम्य वातावरण है उसकी गोद में जाकर बालक को शिक्षा प्रदान करे। अर्थात बालक स्वयं ही देख कर, अरे यहाँ ये वन है, इसमें से ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये कैसे हुआ है, कितना सुंदर है, यहाँ की मनोहरम जो छटा है वो किस प्रकार से हमारे मन को लुभावनी लग रही है। ये सारी चीज़ें बालक क्या किसके माध्यम से सीखेगा, भ्रमण के माध्यम से। कहते हैं ना, सुना हुआ और देखा हुआ ज्ञान क्या होता है, स्थायी हो जाता है, और केवल सुना हुआ ज्ञान हमारे माइंड से निकल जाता है। उसको हम देखते भी हैं, सुनते हैं, फिर नोटबुक में भी उसको हम जाते हैं बाहर तो अपनी नोटबुक भी तो साथ ले जाते हैं, उसको क्या मेन पॉइंट हम लिखवाते हैं बच्चों को। उन सारी चीज़ों को अगर बालक देख लेगा तो उसका ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी रूप से हो जाएगा। पर्वत घाटियों को प्रत्यक्ष निरीक्षण करें, नदी झरनों के कलकलनाद को सुने, यथार्थ ज्ञान अर्जित करें। जी हाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को ले जाएं, नदियाँ कहाँ से निकल रही है, कैसे आ रही है, इनके निकलने का क्या कारण है। कहते हैं ना, जो गंगा जी आती है उसमें, उसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, और जो हमारा जो जल है, जो पानी अपन भरते हैं रोज़, तो उसमें अगर 5 दिन तक या 3 दिन तक आप बंद रहने दीजिए, उसमें क्या हो जाएंगे, कीड़े। और जो गंगा जल है हम लेके आते हैं साल 5 साल 10 साल से रखा, उसमें क्यों, क्या कारण है, इसका भी साइंटिफिक रीजन है। और धार्मिक लोग धर्म से जोड़ते हैं और वैज्ञानिक लोग विज्ञान को सिद्ध करते हैं। वैज्ञानिक लोग सिद्ध करते हैं जहाँ से गंगा जी का उद्गम हुआ है, उत्कंठ गोमुख से, उत्तराखंड से गोमुख से उसका जो उद्गम हुआ है, वहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं या ऐसी जगह से गंगा जी का अवतरण हुआ है कि जिससे वो जो पानी आता है उस पानी में क्या नहीं होते, कीड़े नहीं पड़ते। क्या नहीं पड़ते, पानी में कीड़े नहीं पड़ते। जो हमारा आम पानी है उसमें 2 या 3 दिन के बाद में क्या हो जाते हैं, कीड़े पड़ने लग जाते हैं। तो गंगा जल है वो कैसा जल है, औषधीय जल है। साइंस ने तो अपना ये साइंटिफिक रीजन दे दिया, निष्कर्ष निकाल दिया, तथ्य से, प्रयोग से उन्होंने सिद्ध कर दिया। ये इस कारण से तो बालक उस चीज़ को देखेगा। अभी तक तो हमने सुना है, हम गए नहीं कहाँ पर, जहाँ से उसका उद्गम हुआ है, वो पहाड़ पर्वत, वो हमने औषधियाँ वहाँ देखी नहीं, तो हमें ये भी पता नहीं, केवल सुना ही सुना है। अगर बच्चों को ऐसी जगह ले जाए, पर्वत घाटी नदी नालों के जहाँ किनारे हैं, वहाँ उनको भ्रमण कराया जाए, उस भ्रमण के माध्यम से उसको विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत वो सारे तथ्यों को एकत्रित करके लाए, तो बालक का ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी
हो जाएगा तो हमारा आम पानी और गंगा जल दोनों में क्या होगा, डिफरेंट। अब धार्मिक जो लोग हैं वो धर्म से गंगा जी हमारी गंगा माँ है, पवित्र है, शुद्ध है, इस कारण से गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। और जो आम जो जल है वो क्या नहीं होता है, वो शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता है, इसलिए उस जल में क्या पड़ जाते हैं, उस जल में कीड़े पड़ जाते हैं। इन दोनों की धारणा भिन्न भिन्न हो गई। वैज्ञानिक ने तो क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, निष्कर्ष निकाल दिया, प्रयोग करके बता दिया जड़ी बूटी है, इस कारण से उस पानी में क्या नहीं पड़ते, कीड़े नहीं पड़ते। तो बालक का जो ज्ञान है वो देखने से अधिक क्या हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान की शिक्षा में भ्रमण का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विज्ञान विभिन्न विषयों का संबंधित अध्ययन है। भ्रमण कराओगे हर छोटी छोटी चीज़ पर, अगर आप चल रहे हो तो चलते चलते आपने छोटी उगी घास ये किस प्रकार से होती है, इसकी मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या बेकार है, यहाँ कार्य ये चीज़ किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न है किसमें, विज्ञान में। तो भ्रमण के द्वारा, जैसे आपने उधर उत्तराखंड या यूपी साइड से आगे आपने हल्द्वानी जो आता है हमारा गांव में या जिला है, मुझे कन्फर्म तो याद नहीं है, वहाँ कहते हैं कि वहाँ पानी अगर हाथ से आप यूँ निकालोगे ना, मिट्टी निकालोगे, वो पानी की बौछार होगी, क्योंकि वहाँ से उधर गंगा जी का वो अवतरण है उत्तराखंड नज़दीक में, तो वो भी वहाँ का साइंटिफिक रीजन है। विज्ञान शिक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का यथार्थ ज्ञान कराने, कक्षा के नीरस वातावरण से उभे छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन करने की दृष्टि से भ्रमण किया जाना, आयोजन करना चाहिए। कक्षा का जो नीरस वातावरण है, आए पढ़ाए जाओ, रोजाना का शेड्यूल हो जाएगा, आ जाएगा, शिक्षक पढ़ा जाएंगे, प्रयोग बता जाएंगे, मेथड बता जाएंगे, फिर चले जाएंगे। बालक क्या हो जाता है, ऊब जाता है इस चीज़ों से। तो कम से कम साल में 1 या 2 टूर तो ऐसे होने चाहिए जो बालक के ज्ञान को स्थायी रूप से हम कर सकें, अर्थात बालक का जो ज्ञान है वो स्थायी हो सके। उनको सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाकर बालक के ज्ञान को हम सुदृढ़ रूप से कर सकते हैं। आगे जो इसमें बताया गया है, भ्रमण दृश्य सामग्री का ही एक रूप है, इसलिए विज्ञान शिक्षण का उपयोगी साधन है, परंतु भ्रमण की उपादेयता उसकी समुचित क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। क्रियान्वयन पर आप ले तो जा रहे हो, बालक को आप ले जा रहे हो, विज्ञान शिक्षण क्या वो भी दृश्य साधन के रूप में प्रत्यक्ष में दृश्य यानी देखकर सुनता भी है बालक, कक्षा करते सुनता ही है। हम मानचित्र फिल्म बोर्ड वो वगैरह के अनुसार बालक को दिखा भी देते हैं। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष में अगर वो देखेगा और उस कार्य को क्रियान्वयन यानी शिक्षक का कार्य होता है, अगर भ्रमण के लिए आप बालक को ले जा रहे थे तो उस कार्य का क्रियान्वयन करवाना अर्थात क्रिया करवाना, तो भ्रमण का क्या होता है, सार्थक लक्ष्य हो जाता है। फिर भ्रमण को हम सार्थक मानते हैं अगर उसका क्रियान्वयन बालकों के द्वारा करवाया जाए तो। इसके अंतर्गत सभी क्रियाएं आती है जिसका संबंध कक्षा से होता है, जो विद्यालय के बाहर पूर्ण की जाती है। जी हाँ, कक्षा के अंतर्गत हम विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे जो टॉपिक आते हैं उन टॉपिकों को हम आराम से बच्चों को पढ़ाते हैं। वो सारी क्रियाएं हम बाहर जाके प्रत्यक्ष में प्रकृति की गोद में जो हम किताबों के माध्यम से बालकों को पढ़ाते हैं, वो बालक उन चीज़ों को दृश्य रूप में देखे अर्थात प्रत्यक्ष रूप में देखकर ही उनका क्रियान्वयन कराए तो बालक का ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा, बालक रुचि लेगा और साइंस के प्रति उसकी रुचि जागृत होगी। विज्ञान शिक्षण में भ्रमण को पर्यटन में स्कूल जनरी एक्सक्यूशन टूर के द्वारा भी जाना जाता है। शिक्षा शब्दकोश में भ्रमण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षा जो शब्दकोश है उसमें भ्रमण का जो अर्थ है उसके बारे में क्या कहा है ये देख लीजिए आप। शिक्षा शब्दकोश के द्वारा, शिक्षा शब्दकोश, शिक्षा शब्दकोश के द्वारा विद्यालय भ्रमण शैक्षिक उद्देश्य के लिए, विद्यालय भ्रमण शैक्षिक उद्देश्यों के लिए,
के लिए विद्यालय भ्रमण शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विद्यालय द्वारा व्यवस्थित भ्रमण है। विद्यालय द्वारा व्यवस्थित भ्रमण है। कौन कहता है? शिक्षा शब्दकोश में लिखा है। विद्यालय भ्रमण शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विद्यालय द्वारा व्यवस्थित भ्रमण है, जिसमें छात्र उन स्थानों पर जाते हैं जिसमें छात्र उन स्थानों पर जाते हैं, उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ शिक्षण की सामग्री अवलोकित हो सके, जहाँ शिक्षण की सामग्री अवलोकित हो सके। अधूरा है। अभी जो शिक्षा शब्द को उसने कहा है वो अधूरी वाक्य है, इसमें आगे और बताएंगे। मूल रूप से आप यहाँ तक समझिए, विद्यालय भ्रमण शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विद्यालय द्वारा व्यवस्थित भ्रमण है। विद्यालय के द्वारा भ्रमण की अगर व्यवस्था की है, विद्यालय प्रशासन के द्वारा भ्रमण की जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्थित रूप में होना चाहिए, अर्थात शैक्षिक जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए, जिसमें छात्र उन स्थानों पर जाते हैं जहाँ शिक्षण को अवलोकित किया जाए, शिक्षण की सामग्री अवलोकित की जाए। जो हम शिक्षा लेने जा रहे हैं या शिक्षा के रूप में जो कार्य अपनाने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें दिख जाए, उन सारी चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करके, देख करके अपने कार्य को कर सकें। ये किसने कहा है? शिक्षा शब्दकोश के अंतर्गत है। और उनका क्रियात्मक परिस्थितियों में, और उनका क्रियात्मक अर्थात करते हुए परिस्थितियों क्रियात्मक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सके। मैंने बता दिया आपको, प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सके, अध्ययन किया जा सके। किसमें? विद्यालय ने जो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जो भ्रमण की जो व्यवस्था की है उसमें छात्र शिक्षण की सामग्री को प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा? अवलोकित करेगा, और क्रियात्मक परिस्थितियों को जो क्रिया करना चाह रहा है उनको प्रत्यक्ष रूप से उनका अध्ययन करे। उदाहरण के लिए एक शहर, जल, कल स्थान, फैक्ट्री आदि का भवन प्रत्यक्ष रूप से उनका क्या करे? अध्ययन करे, देख सके, उनके बारे में छोटे छोटे तथ्यों को क्या कर सके? उनके छोटे छोटे तथ्यों को एकत्रित कर सके। उसमें जैसे एक शहर का अध्ययन, जैसे कानपुर घूमे आए, कानपुर किसके? नवाबों की नगरी। किसी बहुत बड़ा प्लांट है या फैक्ट्री है, उसके बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। कहीं ऐसी जगह है जैसे कोटा बैराज, उधर माई बजाज सागर, ये जल के जो साधन हैं, जल जहाँ एकत्रित होता है, उनके बारे में भी वहाँ भी हम बच्चों को ले जा करके उनका अध्ययन करवा सकते हैं। बहुत सारे जो साइंटिफिक जो रीजन है, अनुसंधान जहाँ होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, वहाँ जा कर के उनका भी हम अध्ययन करवा सकते हैं। तो शिक्षा शब्द को उसने किया, विद्यालय भ्रमण शिक्षा के जो लक्ष्य, जो उद्देश्य है उनको पूरा करे, और शिक्षण की जो सामग्री है उनको अवलोकित अर्थात प्रत्यक्ष रूप से देखे, और क्रिया करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सके। प्रत्यक्षात्मक, क्रियात्मक अर्थात क्रिया करते हुए उनका प्रत्यक्ष अध्ययन किया जा सके। अब इसमें बात आपको हम भ्रमण के प्रकार,
विद्यालय शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण है उनके प्रकारों के बारे में बताएंगे, कौन कौन से इसके प्रकार है। स्थायी भी हो जाएगा एक प्रकार इसका, क्षेत्रीय भी हो जाएगा। जो 2-3 प्रकार हैं इसके, उनके अध्ययन करेंगे। प्रकार नंबर 1 है स्थानीय भ्रमण। स्थानीय भ्रमण क्या होगा? स्थानीय, अगर छोटे बालक हैं या बड़े हैं, पहले तो हमारा जो आसपास का एरिया है उसका ही भ्रमण करवाया जाए। आसपास का क्षेत्र जो प्रसिद्ध है, किस कार्य के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें अत्यधिक रूप में हमें मिल सकती है बालकों के ज्ञान उत्साहवर्धन के लिए, वो स्थानीय भ्रमण के अंतर्गत आता है। हमारे आसपास के एरिया को जो कवर करता है। उसके बाद आता है क्षेत्र का भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण, फिर राष्ट्रीय भ्रमण, फिर क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय भ्रमण और राष्ट्रीय भ्रमण। राष्ट्रीय भ्रमण हमारे क्षेत्र के आसपास के एरिया में क्या क्या है। और राष्ट्रीय भ्रमण जैसे एमपी चले गए, वहाँ गिर अभयारण्य देख लिया, गुजरात चले गए, वहाँ पर गिर अभयारण्य देख लिया, एमपी में बाघ देख लिए, इधर हम जाते हैं उधर क्या असम की तरफ, उधर दार्जिलिंग की तरफ चाय की जो उत्पन्न होते हैं वहाँ वो देख ली। तो स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय इन सारे भ्रमणों को छात्रों को भ्रमण के द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष रूप में दिखलाया जा सकता है। उनके बारे में स्थानीय रूप से बालक छोटा है तो सामान्य वे में अपने पास के, फिर क्षेत्र के अपने जो क्षेत्र एरिया वहाँ पर क्षेत्र में हमारे कौन कौन से खनिज चट्टानें हैं या विज्ञान से संबंधित कोई फैक्ट्री ऑर्गेनिक कोई कार्य हो रहा है, उन चीज़ों, फिर राष्ट्र में हमारे जो देश है उस देश में क्या क्या चीज़ उत्पन्न है, साइंस ने क्या क्या डेवलपमेंट कर लिया, वहाँ का भ्रमण बच्चों को हम आराम से करा सकते हैं और उनके ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं। अब हम समय की दृष्टि से अगर भ्रमण कराए तो वो है दैनिक भ्रमण, अल्पकालीन भ्रमण और दीर्घकालीन भ्रमण। ये तो होगा क्षेत्र विशेष के अर्थात गोत्र के अनुसार, गोत्र के। और अब हम दैनिक रूप में ये होगा गोत्र दृष्टि के, स्थानीय, क्षेत्रीय और क्षेत्र विशेष की तो हो जाएगा क्षेत्रीय, स्थानीय हमारे आसपास के, राष्ट्रीय पूरे देश का। अब हो जाएगा दैनिक, एक तो दीर्घकालीन भ्रमण, दैनिक भ्रमण, अल्पकालीन भ्रमण और दीर्घ भ्रमण। दैनिक भ्रमण रोज करा ले, हमारे विद्यालय का ही भ्रमण करवा लो। एक अल्प भ्रमण कौन सा हो जाएगा? अल्प भ्रमण। अल्प भ्रमण कम समय में, और एक दीर्घ भ्रमण लंबे समय तक। कौन से समय तक? लंबे समय तक। दीर्घ भ्रमण क्या हो जाएगा? लंबे समय तक। दैनिक भ्रमण, अल्प भ्रमण और दीर्घ भ्रमण। ये हमने आपको भ्रमणों के प्रकार बताए। दैनिक रोजाना का, अल्प कम समय का, दीर्घ लंबे समय तक। लंबे समय तक अगर भ्रमण ही कराते रहोगे बालक क्या शिक्षा ग्रहण करेगा? विद्यालय से बिल्कुल छूट जाएगा, फिर तो कक्ष के अंदर का तो पढ़ेगा ही नहीं। फिर पहला आपको बताया स्थानीय, स्थान विशेष के आधार पर, क्षेत्र विशेष, क्षेत्रीय जो हमारी है क्षेत्र विशेष का कार्य उनको, फिर राष्ट्रीय भ्रमण। ये हमने आपको भ्रमणों के प्रकार बताए। अब इसके बाद क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किस प्रकार से कराएं? आयोजन, भ्रमण का आयोजन भी तो होना चाहिए। भ्रमण का आयोजन करने से पूर्व विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, जिससे शिक्षक और कक्षा के छात्र पारस्परिक सहयोग करते हुए भ्रमण के आयोजन में निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। पहले उसका प्लानिंग। शिक्षक और छात्र का कर्तव्य है जो विशिष्ट जो उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं उनके बारे में पहले योजना बनाना, आयोजन करना। तो पहला उसका पॉइंट हो जाएगा नियोजन, अर्थात प्लानिंग, नियोजन। हमें इस प्रकार से इस कार्य को संपन्न करना है, उसकी योजना बनानी है। तो शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य इसमें क्या हो जाएगी? अंतःक्रिया। तो अर्थात पहले इसमें क्या हो जाएगा?
योजना बनाना, प्लानिंग करना, नियोजित करना, किसके अंतर्गत? पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत। फिर दूसरा हो जाएगा इसका प्रशासनिक विवरण। अगर हम बाहर जा रहे हो, प्रशासनिक विवरण। हमारे क्षेत्र को छोड़ के, स्थान को छोड़ के, राज्य को छोड़ के अगर दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें प्रशासन को, या विदेश जा रहे हैं तो प्रशासन को इसके अवगत कराना पड़ेगा, उस क्षेत्र विशेष के बारे में। हमें वहाँ जाकर ये तथ्य एकत्रित करने। आप जिस जगह जाओगे वहाँ के भी प्रशासन से आपको क्या सूचना लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, और अपने जगह से भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद निरीक्षण एवं संकलन। कोई भी कार्य अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनका निरीक्षण एवं संकलन भी करना पड़ेगा। निरीक्षण एवं संकलन। निरीक्षण करते हुए जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, अर्थात जो भी चीज़ें उन्होंने प्रत्यक्ष में देखी हैं, इतिहास से तथ्य एकत्रित किए, उनका संकलन करना और निरीक्षण करना, ये किसका कर्तव्य है? ये शिक्षक का कर्तव्य है। लास्ट में है वो है मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। क्या है? मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सारे कार्य कर लिए, उसके बाद मूल्यांकन तो करना पड़ेगा, कहाँ गलती की, कहाँ पर उसका प्रतिवेदन। हमने ये कार्य फला ये कार्य प्रस्तुत किए, अर्थात ये कार्य किए, तो उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट तैयार करवाना, ये इसके अंतर्गत आता है। आयोजन कर लिया, प्रशासनिक विवरण भी दे दिया, निरीक्षण और संकलन तथ्य भी एकत्रित कर लिए, रिसोर्स, मूल्यांकन और फिर उसके बाद प्रतिवेदन। अब लास्ट है वो है परिवहन की व्यवस्था। जी हाँ, हम तो जा तो रहे हैं पर हमारे पास क्या पैदल जाओगे इतनी दूर, कोई व्यवस्था ही नहीं, तो वो आप किस प्रकार से करोगे? आपको यात्रा करनी है तो कौन से साधन से करनी चाहिए, कैसे साधन, ऐसे साधन करना चाहिए जिससे बालक आराम से बैठ सके, सूटेबल, अर्थात उनकी ज़्यादा बोरियत भी नहीं हो, परेशान भी ना हो, उठने बैठने में ऐसे साधन का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका निर्णय इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यय कम से कम हो और छात्रों को असुविधा भी नहीं हो। ये भी नहीं है कि कोई बेचारा गरीब छात्र है या उसकी घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो वो व्यय कर सके, अर्थात कोई कह दे कि एक छात्र का वहाँ जाने में 1000 रुपये लगेगा या 2000, 5000, 10,000, तो व्यय तो क्या हो, कम हो, और उस असुविधा बैठने उठने की जहाँ वो जा रहे हैं वो भी कम हो। इन बातों को परिवहन आयोजन के समय ध्यान में रखना चाहिए। इसमें है पहला, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा का निश्चय किए जाने पर आवश्यक प्रपत्र भरकर अग्रिम रूप से रियायती टिकट ले लेना चाहिए। अगर आप किससे जा रहे हो? रेलगाड़ी से। किससे जा रहे हो? ट्रेन से। रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी से आप जा रहे हो तो उसका जो विवरण आपको, अर्थात टिकट पहले ही ले लेना चाहिए, उसकी व्यवस्था आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम जाएंगे तभी टिकट ले लेंगे। अगर आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रहे हो तो सबसे अच्छा साधन है रेलगाड़ी। उसमें आप बैठ सकते हो, आराम से सो भी सकते हो, और जो भी नित्य कर्म है आपको वो भी कर सकते हो। एक अपन पर्सनल साधन ले जाते, उससे भी बैठे बैठे परेशान इंसान बच्चे हो जाते। तो सबसे अच्छी व्यवस्था रेलगाड़ी की, अगर भ्रमण कर रहे हो उससे, तो आपको टिकट उसमें पहले ही बुक करा के ले लेने चाहिए। बस से यात्रा करने पर बस को उचित दर पर पहले से ही आरक्षित करा लेना। बस से अगर आप जाते हो तो वो भी जो उसका दाम है, जो उसके टिकट लेते हैं वो भी उचित दाम पर पहले ही आपको कर लेने चाहिए क्षेत्र भ्रमण के लिए। ये आपको परिवहन की व्यवस्था के बारे में बताया। आज आपका विज्ञान शिक्षण क्षेत्र में भ्रमण से क्या तात्पर्य है, अर्थात भ्रमण बालक की क्या करता है, ज्ञान को स्थायी अथवा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराने वाला होता है, जिससे बालक का ज्ञान सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं
वो एकत्रित होकर अर्थात एकाग्र होकर उसके ज्ञान को आराम से प्रस्तुत कर सकती है, अर्थात उसके ज्ञान को बढ़ा सकती है, आत्मविश्वास आ जाता है। बालक रोज रोज के आने जाने से प्रयोग के द्वारा एक तो बालक स्वयं करता है, स्वयं देखता है, सुनता है, नोटबुक में लिखता है। तो इसके द्वारा अगर हम साल में 2 बार अगर ट्रिप कराए अर्थात ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल का, तो बालक का ज्ञान स्थायी हो जाएगा सुने हुए के बजाय। तो आज हमने आपको विज्ञान क्षेत्र के बारे में अध्ययन कराया है। आशा करती हूँ कि आपको विज्ञान शिक्षण के जो भ्रमण का जो क्षेत्र है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे मेथड का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।